मूवी शुरू होती है अंटार्कटिका को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। 3 साइंटिस्ट का ग्रुप वहाँ पर रिसर्च के लिए आया था। उनके पास कोई ट्रांसमीटर था जिससे वो किसी चीज का सिग्नल रीड कर रहे हैं। अचानक वो देखते हैं सिग्नल तेज हो जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के नीचे से बर्फ सरक जाती है और वो सब गाड़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं। अब वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं, तब वो अपने सामने एक स्पेसशिप को पाते हैं और वो फिर से हैरान हो जाते हैं। बाद में उन्हें ट्रैक करके बचा लिया जाता है। वो सभी लोग रिसर्च सेंटर में काम कर रहे होते हैं और वो दूसरे मुल्क से आए हुए होते हैं। इस रिसर्च सेंटर में दूसरे मुल्क के लोग भी है जो दूसरी चीजों को भी डिस्कवर कर रहे होते हैं। वो 3 साइंटिस्ट इस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर से मिलते हैं और वो स्पेसशिप के बारे में सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि हम कुछ साइंटिस्ट बुलाते हैं और साथ में एक जीव के साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं जो रहस्यमय जीवों पर स्टडी करते हैं। इसलिए ये लोग केट को अप्रोच करते हैं जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही थी। अगले ही दिन उन्हें सेंटर में रवाना किया जाता है। कैंप साइट पे पहुँचते ही डॉक्टर सैंडर, केट और एडम तीनों भी वक्त जाया ना करते हुए एक साइट पे पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें स्पेसशिप मिली थी। वहाँ पे उनकी मुलाकात स्टेशन चीफ एडवर्ड और उनके टीम में जूलियट और कार्ल से होती है। अब साइट पे बहुत ही बड़ा एलियन स्पेसशिप मिलता है और बस ऊपर का हिस्सा ही इन्हें दिख रहा था। अब ये लोग बाहर आने के बाद डॉक्टर केट को कुछ और डिस्टेंस पे एक अजीब चीज दिखाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे बर्फ के नीचे उन्हें एक क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। हो सकता है कि वो भी कई साल पुरानी हो। केट वहाँ से रिसर्च सेंटर जाती है और वहाँ सबको बताती है इस क्रिएचर के बारे में। वो कहती है कि बर्फ में जिस जगह ये क्रिएचर है, हमें उस क्रिएचर को बर्फ के साथ ही अपने साथ लाना होगा और उसे यहाँ लाकर हम उस पर रिसर्च करेंगे। क्योंकि वो पैलेंटोलॉजिस्ट थी तो वो पता लगा सकती थी कि कितने साल पुरानी है और ये कैसी क्रिएचर है। अब अगले दिन कई ज्यादा लोग उस क्रिएचर को अपने साथ लेने आते हैं और फाइनली उसे बर्फ के साथ ही रिसर्च सेंटर में लेकर आया जाता है। वो वाकई में काफी ज्यादा ह्यूज थी। अब केट उसे देखने लगती है तो उस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इसका एक पार्ट चाहिए या मुझे इसका एक टिश्यू सेल दे दो, मैं इस पर खुद से भी रिसर्च करना चाहूंगा। तो केट कहती है कि नहीं, ये रिस्की हो सकता है अभी, क्योंकि ये क्रिएचर इस दुनिया के बिल्कुल नहीं है। कोई सी क्रिएचर भी नहीं है, कोई दूसरी क्रिएचर भी नहीं। ये किसी दूसरी दुनिया से आई है और हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। तो पहले मुझे इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो करने दे। तो वो डॉक्टर केट से बहुत बुरी तरह से बात करता है कि रिसर्च सेंटर मेरा है या तुम्हारा। डॉक्टर उस क्रिएचर का टिश्यू सेल्स लेता है और एक्सपेरिमेंट करता है। दूसरी तरफ उस क्रिएचर की बर्फ पिघलने लगती है। जब रिसर्च सेंटर का एक आदमी उस क्रिएचर को देखने जाता है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी अचानक वो क्रिएचर बर्फ तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी सबको ये बात बताता है और सभी लोग उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। वो रिसर्च सेंटर के अंदर भी ढूंढते हैं और बाहर भी। वो देखते हैं कि उनका डॉग बहुत ही जख्मी है। वो समझ जाते हैं कि ये काम उस क्रिएचर का ही है। अब हम देखते हैं कि कैट का दोस्त वही साइंटिस्ट जो उसके साथ आया हुआ होता है, वो क्रिएचर को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। वो अपना टेंटिकल्स उसके शरीर में घुसा देता है और उसे पूरा निगल लेता है। सामने खड़ा हुआ दूसरा साइंटिस्ट बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। वो सबको बुलाता है और सब कहते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो लोग उसे शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। वो क्रिएचर बुरी तरह से जल जाता है। अब डॉक्टर कहता है कि हमें क्रिएचर की बॉडी की ऑटोप्सी करनी होगी, अभी हम पता लगा पाएंगे कि असल में वो चीज है क्या और कहाँ से आई है। अब कैट ऑटोप्सी शुरू करती है। वो जब क्रिएचर को काट रहे होते हैं तब उसके अंदर कैट का दोस्त होता है, पर उसकी स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि स्किन तो और भी ठीक हो गई है, जैसे कि कोई नई स्किन आ रही हो। कैट को क्रिएचर की बॉडी से एक रॉड मिलता है। वो पूछती है कि वो किसी का है तो नहीं। वो सब बताते हैं कि क्रिएचर ने जिस आदमी को निगला था, ये रॉड उसके फ्रैक्चर वाले हाथ में था। कैट हैरान होकर सोच में पड़ जाती है कि तो फिर क्रिएचर ने वो उसकी बॉडी से कैसे निकाला। अब कैट वो क्रिएचर के कुछ सेल्स लेके माइक्रोस्कोप में देखती है। उसे पता चलता है कि ये सेल्स तो डेड है, लेकिन जिस आदमी को उसने निगला था वो उसके सेल्स यूज कर रहा है। वो उसके सेल्स को अपनी कवरिंग दे रहा है, मतलब उसके जैसा ही बन रहा है। अब कैट बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि क्रिएटर उसकी बॉडी को यूज करके उसे जिंदा करके खुद स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ जाए। और वो काफी डर जाती है क्योंकि उसने ऐसा म्यूटेशन कभी भी देखा नहीं था। यहाँ पे ओलाव की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि ओलाव को रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, इसीलिए उसे हेलीकॉप्टर से लेके जाते हैं। अगले दिन फ्रेश होने के लिए जाती है बाथरूम, तो उसे वहाँ डेंटल फीलिंग्स गिरी हुई दिखाई देती है, यानी हम जो मेटल के जूते दांत लगाते हैं वो। बाथरूम का वो पर्दा साइड में करती है तो वहाँ पे पूरा खून रहता है। ये देख के उसे रियलाइज होता है जब वो क्रीचर म्यूटेशन कर रहा होता है तो वो किसी भी नॉन ऑर्गेनिक चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकता, जैसे कि ये मेटल टूथ या फिर हेनरी का वो रॉड, उन्हें वो कंज्यूम नहीं कर सकता।
बाथरूम में ग्रीक्स, ओलाव और कार्टर इनमें से ही कोई आया हुआ था जो भी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो रहे। इसीलिए केट दौड़ के बाहर जाती है और कार्टर को हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम ग्रीक को देखते हैं। देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा बीच में से फट जाता है और अचानक से एक अजीब सा क्रीचर उसके चेहरे से बाहर निकलता है और साइड में बैठे बीमार ओलाव पे वो हमला कर बैठता है। इसी के कारण हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और किसी माउंटेन में जाके क्रैश हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ओलाव के अलावा उस मेन क्रीचर ने टीम के बाकी मेंबर्स को भी इन्फेक्ट कर दिया था और इस क्रीचर के सेल एज अ पैरासाइट की तरह काम करते हैं और विक्टिम के बॉडी को इमिटेट करने लगता है। अब इस हादसे के बाद केट काफी दुखी हैरान थी और वो बाथरूम में वापस आती है तो वहाँ पे इतना सारा जो खून था वो किसी ने ऑलरेडी साफ कर दिया था। यानी कि रिसर्च सेंटर में और भी कोई था जो इन्फेक्टेड था। अब इसके बाद ये सारी हकीकत वो टीममेट्स को बता देती है। ये सुन के सब लोग डर जाते हैं और सबको बस यहाँ से भागना था। लेकिन केट सबको रोकती है और इसका इम्पैक्ट बताती है कि अगर हम में से कोई भी इन्फेक्टेड है वो अगर बाहर गया तो बाहर की पूरी दुनिया एक एक करके इन्फेक्ट हो सकती है। इसके कारण कोई भी इंसान बचेगा ही नहीं धरती पे। इसीलिए उस क्रीचर और उसके सेंस को डिस्ट्रॉय किए बिना कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तभी जूलिया अकेले में केट को बताती है कि शायद इन्फेक्टेड इंसान लैरी ही है, उसी ने वो खून साफ किया होगा। लेकिन तभी बाहर करते करते ही अचानक से जूलिया का शरीर एक क्रीचर में बदलने लगता है और हैरान होने वाली बात ये कि ये जो क्रीचर बनता है वो पहले वाले जितने भी क्रीचर थे उनसे बिल्कुल अलग था। इसका पूरा म्यूटेशन ही अलग था। लेकिन केट वहाँ से बच के भागने लगती है। जब वो भाग रही थी तो बीच में काल आता है। वो पूछा कि अरे क्या हुआ, लेकिन इसी गड़बड़ी में वो क्रीचर आता है और काल को मार देता है। लेकिन तभी लार्स बाहर आता है और फायर गन से उस क्रीचर को जलाने की कोशिश करता है। सिर्फ यहाँ पे एक बात पता चलती है कि वो जो क्रीचर रहता है वो क्वाइट सेल्फ अवेयर रहता है। बाहर की सिचुएशन में क्या चल रहा है वो उसे पता रहता है, इसीलिए खुद को बचाने की वो हर तरह से कोशिश करता है। जब केट सबको बुला के कहती है कि हम में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड है, तभी जूलियट के अंदर जो क्रीचर था उसे पता चल जाता है कि कहती है कि उसने गलत किया। मेरे पास और भी तरीका है पता लगाने का कि कौन इन्फेक्टेड है। वो टॉर्च लेके सबके मुंह चेक करने लगती है कि उनके दांतों में मेटल फिलिंग है कि नहीं, यानी जो इन्फेक्टेड नहीं होगा उसकी बॉडी में मेटल कहीं ना कहीं होगा। अब केट सबको चेक करने लगती है, लेकिन उनमें से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके दांतों में या बॉडी में कहीं पे भी मेटल नहीं था। अब जो कोई इन्फेक्टेड था वो इन चारों में से ही था, क्योंकि क्रिएचर अपनी म्यूटेशन में किसी भी मेटल को एक्सेप्ट नहीं करता। अब केट कहती है कि उन 2 सर्वाइवर्स को भी यहाँ पर लाओ ताकि मैं उनकी डेंटल फिलिंग भी चेक कर लूँ। उन सर्वाइवर्स में से एक का नाम सैम था। जब वो लोग उन सर्वाइवर्स को वहाँ से लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर नहीं होते, वो वहाँ से भाग चुके थे। यानी उन दोनों में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर था। लेकिन तभी उधर एक साइंटिस्ट उन दोनों को देख लेता है। अब उन दोनों सर्वाइवर्स में से सैम के साथ जो आदमी था वो साइंटिस्ट को शूट कर देता है। उन लोगों में काफी लड़ाई होने लगती है और उनके फायर्स लगने से उस जगह पर आग लग जाती है और एक आदमी उनमें से बेहोश हो जाता है। उस आदमी को ये लोग अपने साथ कहीं दूसरी जगह लेकर आ रहे होते हैं। उस बेहोश आदमी के हाथ बाकी 2 लोगों के कंधे पर थे, लेकिन अचानक से उस बेहोश आदमी का हाथ अलग हो जाता है और किसी क्रिएचर के हाथ में बदल जाता है और जो आदमी उसे लेकर जा रहा था वो उसके फेस पर अटैक कर देता है और वो बेचारा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी इन लोगों में से कोई एक इन्फेक्टेड नहीं था, बल्कि कई लोग इन्फेक्टेड थे जिनका इन लोगों को पता भी नहीं था। अब उस बेहोश आदमी की पूरी बॉडी ही क्रिएचर में बदल जाती है। उसके कई टेंटिकल्स निकल आते हैं और वो क्रिएचर उन 2 सर्वाइवर्स में से एक सर्वाइवर को, जो कि सैम का साथी होता है, उसको मार देती है। और अब क्रिएचर कैट के साथी की तरफ बढ़ता है। वो उस पर हावी हो जाता है और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ मिला लेता है। कैट बहुत ही डर जाती है। कैट उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। कैट वापस आकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को जला देती है। वो डॉक्टर बहुत ही डर जाता है और वो एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे ढूंढ लेता है और मार डालता है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं, कैट और सैम। वो दोनों क्रिएचर को ढूंढते हैं और ढूंढते ही उसे फायर गन से जलाने लगते हैं। क्रिएचर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैट हार न मानते हुए उसे जलाती ही रहती है और क्रिएचर हिलना बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि इन्फेक्टेड था। वो उस जगह जाने लगता है जहाँ वो स्पेसशिप थी। कैट और सैम उसका पीछा करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी क्रिएचर में बदल जाता है। वो स्पेसशिप को चालू कर देता है, लेकिन कैट के पास एक बम था। वो सोचती है कि वो उस जगह को बम से उड़ा देगी और साथ में उस डॉक्टर को भी, लेकिन वो बम उसके हाथ से गिर जाता है। वो बम को लेने जाती है, लेकिन तभी क्रिएचर पीछे से आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी कैट के हाथ में वो बम आ जाता है। वो उसे एक्टिव करके क्रिएचर के मुंह में डाल देती है और फाइनली क्रिएचर मारा जाता है। साथ में स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कैट और सैम बम फेंकते ही वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तभी सैम कहता है कि फायर गन को पीछे रख दो, क्योंकि अब तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं। तभी कैट को उस पर शक होता है। वो उसके चेहरे को ध्यान से देखती है
अब वो कहती है कि तुमने जो ये इयररिंग्स पहन रखी है वो पहले दूसरे कान में थी। सैम कहता है कि नहीं वही कान में है और वो वहाँ गलत साबित होता है। केट समझ जाती है कि वो भी पहले से इन्फेक्टेड था। केट फायर गन से उसे जला देती है। फिर केट डॉक्टर सैंडर ने लाई हुई स्नो कैट में बैठती है और पास के ही रशियन रिसर्च सेंटर में जाने के लिए निकलती है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं यहाँ पे इनके रिसर्च सेंटर में एक हेलीकॉप्टर उतरता है जो कि कॉलिंस ने ही बुलाया हुआ था। हम कॉलिंस की लाश कमांड सेंटर में पड़ी हुई देखते हैं। उसने खुद का ही गला काट दिया था ताकि वो क्रीचर उस पर हमला न करे, लेकिन मरने से पहले उसने हेलीकॉप्टर बुलाया था। पायलट जैसे ही बाहर आता है और वो आसपास जोरों से चिल्लाने लगता है कि क्या वो है इस कैंप में, लेकिन तभी बंदूक ताने लार्स वहाँ पे आ जाता है, यानी कि लार्स जिंदा था। बाहर आके सबसे पहले तो वो पायलट के डेंटल फीलिंग्स चेक करता है। लार्स का डॉग जिसे पिछले रात में उस क्रीचर ने काटा था जो कि अधमरे हालत में था, वो अचानक से बिल्कुल सही होता है और देखते ही देखते इस रिसर्च सेंटर से वो भागने लगता है, यानी कि अब ये डॉग इन्फेक्टेड है। वो डॉग भागने लगता है और लार्स हेलीकॉप्टर में बैठ के उसका पीछा करता है, उसे मारने की कोशिश करता है।